जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। आज से मैं अपने पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा हूं और बहुत सारे मेरे दर्शकों ने, बहुत सारे शुभचिंतकों ने, बहुत सारे दोस्तों ने ये आग्रह किया कि आप पॉडकास्ट की शुरुआत कीजिए। तो आज मेरी पॉडकास्ट की शुरुआत हो रही है और पॉडकास्ट की शुरुआत के लिए मेरे साथ हैं जाने माने कुणाल सारंगी जी। अभी ट्रेंड कर रहे हैं अपनी थार जीप महेंद्र सिंह धोनी के सिग्नेचर और आनंद महिंद्रा की प्रतिक्रिया को लेकर। कुणाल सारंगी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। बहरागोड़ा से विधायक रह चुके हैं, तेज तर्रार नेता हैं, युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और झारखंड में यूथ आइकॉन है। अभी फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में है और इनसे बात करेंगे थार जीप के बारे में, इनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में और भविष्य की योजनाओं के बारे में। चुनाव के पहले इनका हमने इंटरव्यू किया था, वो राजनीतिक इंटरव्यू था। आज एक पॉडकास्ट है, तो चूंकि मैं भी अनाड़ी आदमी हूँ, तो चूंकि इनके साथ मैं सहज हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि थोड़ा तनाव आएगा। हम लोग हंसते खेलते पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे। तो कुणाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और मेरे प्रिविलेज है आनंद कि मैं पहला शिकार हूँगा आपके पॉडकास्ट का। नहीं, मुझे भी लगा कि किसी ऐसे शख्स के साथ बात करनी चाहिए जो जिसके साथ सहज रहा जाए। और आजकल आप ट्रेंड में भी हैं। 2 दिन से आप काफी ट्रेंड में हैं और आपने जो थार रॉक्स जीप ली है उस पर महेंद्र सिंह धोनी के साइन किए आपने लिए और उसके बाद आपने उसको एक्स पे डाला और आनंद महिंद्रा साहब ने उसको देखा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। और हमने देख रहे हैं कि 2 दिन से कई जगह आप ट्रेंड भी कर रहे हैं, एक्स पर भी कर रहे हैं, मीडिया पर भी कर रहे हैं। तो यह कैसे हुआ ये सब? देखिए, बिल्कुल कोई ऐसी बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि हम लोग जेएसए के लाइफ मेंबर्स में से हैं। हमेशा स्टेडियम में जाना ना रहता है। मैं एक दोस्त के साथ वहाँ लंच कर रहा था, तो लंच करने के बाद हम लोग ऐसे ही वॉक ले रहे थे, तो मुझे जिम में देखा कि माही वर्कआउट कर रहे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई। चुनाव के चलते मेरी भी व्यस्तता थी, मैं रांची नहीं आ पा रहा था और वो उनका भी आना रांची काफ़ी दिनों के बाद हुआ था। तो ऐसे ही दुख सुख की बातें शुरू हुई। फिर थोड़ा सा मेरे राइट शोल्डर पे थोड़ा सा पेन है कुछ दिनों से वर्कआउट के चलते, तो उस पर मैं उनकी टिप्स ले रहा था कैसे हम लोग ज़्यादा जल्दी रिकवर कर सकते। तो ऐसी बातें होते होते गाड़ियों की बात होने लगी, तो नंबर 7 की बात होने लगी। नंबर 7 उनका भी लकी नंबर है और मेरा भी नंबर 7 लकी नंबर है। मेरी सारी गाड़ियों के नंबर भी 7 पर है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने एक नई थार रॉक्स खरीदी है 2 दिन पहले और मैं उसका भी नंबर 7 पर ही ले रहा हूँ, तो मुझे एक ऑटोग्राफ देकर उसे आप स्पेशल बना दो। तो ये उनकी महानता है और बहुत ही ग्राउंडेड है हमेशा, और हम लोग बहुत बार मिले हैं। हर बार लगता है कि कुछ और सीखने की उनसे ज़रूरत है। इमीडिएटली ही वाज लाइक कि ठीक है, गाड़ी मंगवाई जाए। तो ऑटोग्राफ बनेगा, तो मैंने अपने ड्राइवर को कॉल किया कि गाड़ी लेके आओ, और फिर उन्होंने बिल्कुल ऐसा लगता है। देखिए, कई बार होता है कि कोई फॉर्मेलिटी के लिए करता है, लेकिन कई बार होता है कितना इन्वॉल्व होकर करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी जगह ऑटोग्राफ दूंगा वो जाएगा नहीं, जल्दी मिटेगा नहीं। अच्छा, वो आइडिया उन्हीं का था, बिल्कुल उन्हीं का था कि ये पीछे वाली सीट का जो रहता है, हैंड रेस्ट रहता है, उसको आप खोलें, उसके अंदर कोई हाथ जाते नहीं है। वॉशिंग में भी वो एरिया ज़्यादा थोड़ा नहीं आ जाता है वॉशिंग में, तो वहाँ ये प्रोटेक्टेड रहेगा। तो उनका ही आइडिया था। और फिर जब मैंने आनंद महिंद्रा जी को टैग किया ट्विटर पे, क्योंकि बहुत स्पेशल है, मुझे लगता है महिंद्रा के लिए भी बहुत स्पेशल है कि उनकी किसी गाड़ी पर भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में से एक MS धोनी ने अपने ऑटोग्राफ दिए हों। संभवतः ये पहली बार है कि थार पर उन्होंने अपने ऑटोग्राफ दिए। तो आनंद महिंद्रा जी वाज वेरी स्वीट टू रिएक्ट टू दैट। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही माही के बारे में कि जीवन के आर्ट को जिसने जिया है। बिल्कुल। ये तो आपने उनका एंडोर्समेंट कर दिया फ्री में थार का। तो महिंद्रा जी को आपको फ्री में थार देनी चाहिए, मुझे लगता है, एंडोर्समेंट कराने के लिए। क्योंकि माही का ब्रांड अपने आप में इतना बड़ा है कि उनसे एंडोर्समेंट कराने के लिए लोग करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार रहते हैं। जी बिल्कुल। और कई डीलरशिप्स के मुझे कॉल आए हैं, बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से भी। पहले तो उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी जो फेसबुक की पोस्ट है उसे अपने डीलरशिप के हैंडल से शेयर करना चाहते हैं, और उस फोटो को भी हम फ्रेम करके अपने डीलरशिप में लगाना चाहते हैं। तो ये माही के प्रति लोगों का प्यार है, दीवानगी है, और जो उन्होंने अचीव किया है और हम लोगों को जितना गौरवान्वित होने का मौके जो उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये उसी का परिणाम। हाँ, क्योंकि रांची उनका एक समय जो भी रहा हो, लेकिन अब तो रांची को लोग धोनी के नाम से जानते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए, तो मेरे साथ एक गुजराती फैमिली से एक लड़का था। तो उसने पूछा कहाँ से आए, तो हमने बताया कि रांची से आए।
तो कहा वहाँ धोनी दिखाई देते हैं क्या ऐसे? बोले यार धोनी घर के आसपास जाओगे तो कभी निकलते हैं आम आदमी की तरह, गाड़ियों में बैठे हुए दिख जाते हैं। तो धोनी का ये क्रेज तो आज भी बरकरार है, उनको रिटायरमेंट लिए काफ़ी साल हो गए, लेकिन इसके बावजूद तो चलिए ये तो बात हो गई आपकी जीप की और धोनी की। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में आपकी वापसी हो गई, पुराने घर, मतलब घर वापसी एक तरह से कह सकते हैं। भाजपा में रहने का अनुभव कैसा रहा और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आकर कैसा लग रहा है आपको पुराने घर में? देखिए, आप देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरे वापस आने के बाद आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं ट्रेंड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब घर वापसी होती है और विशेष तौर पर जब आप बाहर की दुनिया को देखते हो कि दुनिया कितनी मैनिपुलेटिव है, आपको एक्सप्लॉइट करती है, फिर जब आप अपने घर वापस आते हो जो सुकून मिलता है वही सुकून है। चुनाव में जो छोटी सी गिलहरी की भूमिका हेमंत सोरेन जी ने मुझे सौंपी थी, मेरा सौभाग्य है और मैं इस जमशेदपुर लोकसभा के सभी विधानसभाओं की, विशेष तौर पर बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका और जुगसला विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करूंगा। जो भी मेरे से बन पाया मैंने कोशिश की। इन चारों सीटों पर पार्टी ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व पर जनता ने विश्वास दिखाया और हमने शानदार जीत दर्ज की। सरकार भी बन गई है, माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली है और धड़ाधड़ जनता के हित में जो है निर्णय लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में और बेहतरीन ढंग से हम लोग युवाओं, महिलाओं, सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेकर जाने का काम करेंगे। भाजपा में जाने का फैसला आपको कैसा दुख होता है, इस पर तकलीफ होती है? देखिए, जीवन में कभी भी जो पास्ट में हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उससे सीख जरूर सकते हैं। तो मैंने सीखा है बहुत कुछ कि जो चीज़ें दिखती है बाहर से वो अंदर से वैसी होती नहीं है और कहीं ना कहीं जो आपका घर होता है वो आपका घर होता है। और अभी आप स्थिति भारतीय जनता पार्टी की देख सकते हैं, क्या स्थिति है इस राज्य में। लगभग 2 महीने कल हो गए विधानसभा के चुनाव के परिणाम आने के, अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी चूज नहीं कर पाई है। तो स्थिति आप खुद ही देख रहे हैं और अब तो बाढ़ आने वाली है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है जमशेदपुर लोकसभा में भी अगर हम लोगों ने सारी ज्वाइनिंग कराने का निर्णय ले लिया तो बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। जी, तो कोल्हान से जी, मैं तो देख रहा था शैलेंद्र महतो और आभा महतो जी भी मिलके आए मुख्यमंत्री जी से और शिबू सोरेन जी से। मुझे लगता है वो भी देर सवेर जाएंगे ही, लेकिन ये बड़े झटके की आप बात कर रहे हैं, इनसे अलग है कि कोई और? समय आने पर उसका खुलासा हो जाएगा। कब तक, कब वो समय आएगा? बहुत जल्द आएगा। आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जब आपने भाजपा छोड़ी थी तो आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे और बिल्कुल आप इस मूड में थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर आप जेएमएम में चले गए। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक चुनाव जीत चुका हो, एक 2 चुनाव लड़ चुका हो, कॉम्प्रोमाइज कर जाना, पार्टी में जाने के बाद अपना मन मार लेना, कम से कम जो व्यक्ति चुनावी राजनीति में हो उसके लिए बड़ा कठिन होता है। तो कुणाल साड़ंगी को राज्यसभा जाने का सुना, ऐसा कहा जा रहा था कि राज्यसभा जाने का इनको मिला है आश्वासन कि आप चुनाव मत करिए, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, सबसे पहले तो जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैंने वापसी की थी, उस दिन भी मीडिया के मित्रों ने मुझे पूछा कि आपने टिकट के कंडीशन पर आपने ज्वाइन किया है। अगर टिकट का कंडीशन होता तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता, जिसकी तैयारी मैंने की थी। विधानसभा चुनाव में जब आपने भी चुनाव के पहले मेरा इंटरव्यू लिया तो मैंने कहा था कि चुनाव लड़ने का निर्णय भी वहाँ की जनता लेगी, मेरे कार्यकर्ता साथी लेंगे, जिसके लिए मैंने तैयारी की थी। निश्चित रूप से अगर पार्टी का टिकट मिलता तो मैं जरूर चुनाव लड़ता। जिन कारणों से भी बातें अब बीती हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने बुलाया और कहा कि कोल्हान में हमें पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है और तुम्हें एक भूमिका उसमें निभाने की आवश्यकता है, उन्होंने मुझे पहचान दी है राजनीति में। और जिन कारणों से भी मैं कुछ दिनों के लिए उनसे दूर गया था उसका मुझे अफसोस है। जब उन्होंने बुलाया और कहा कि तुम्हारा क्या करना है वो निर्णय मेरे ऊपर छोड़ दो, तो मुझे नहीं लगता उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कुछ हो सकती थी। और वो पहली बात ही जानते हैं और झारखंड के किसी भी राजनीतिज्ञ से बेहतर जानते हैं कि मेरा उपयोग किस तरह हो सकता है। सही समय आने पर वो सही निर्णय लेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो अगले 5 साल तक कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं। कौन जानता है, सब भविष्य के गर्भ में है, कौन सा हाँ, चुनाव होगा, कौन सा चुनाव नहीं होगा। और देखिए, कई बार होता है राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ना ही मकसद नहीं होता है। और आप देख सकते हैं, मैं जितने 2 महीने हो चुके हैं चुनाव के परिणाम आए, मैं लगातार अपनी गतिविधियों में व्यस्त हूँ और कई काम भी हम लोग कर रहे हैं सरकार के साथ, जिससे पार्टी की और सरकार की आने वाले समय में जन सरोकार के और काम किए जा सके।
तो इसलिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और समय आने पर आपको उसका पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं वो ये जानना चाह रहा था कि अगर आप संगठन में भी हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, तो संगठन में तो और लोग भी हैं, और क्योंकि आप जिस उम्र के हैं अभी, बहुत आप युवा हैं और आप एक चुनाव जीत चुके हैं, एक दो चुनाव लड़ चुके हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि संगठन में आपकी बहुत उपयोगिता, आप पार्टी का चेहरा बन सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। आप पार्टी का चेहरा रहे भी है, पहले भी सचेतक रहे और पार्टी के बहुत मकबूल चेहरे रहे। लेकिन अभी आने वाले समय में अगर काम करने के लिए कुछ प्रेरणा होनी चाहिए। प्रेरणा आपके पास हेमंत सोरेन है, लेकिन एक पद होता है, कुछ जिम्मेवारी होती है, तो मजा आता है। ऐसे तो कोई मान लीजिए। देखिए, मैं इस बात की मुझे खुशी है कि राज्य के मुख्यमंत्री को मैं जब चाहूं मिल सकता हूं, जब चाहूं उनसे बात कर सकता हूं, अपनी राय दे सकता हूं, उनके सुझाव ले सकता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं होती है और उन्हें भली भांति पता है मेरी उपयोगिता कहां पर है। सही समय आने पर वो बिल्कुल सही जिम्मेदारी देंगे जिससे मैं पार्टी और राज्य दोनों के काम आ सकूं। जी बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा हम लोग पर्सनल बात करते हैं। तो कुणाल छावेन जी, जैसे अभी आपके पास समय है, मतलब राजनीति के अलावा, समाज सेवा के अलावा, लोगों से मिलने जुलने के अलावा आप कैसे, क्या सब परिवार को कितना समय दे पाते हैं, खुद को कितना समय दे पाते हैं, और क्या करना पसंद है खाली वक्त में? देखिए, मुझे फिटनेस बहुत पसंद है और मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी अपने आप को शारीरिक रूप से फिट रखने का। जिम जाते हैं या घर जिम में? जाता हूँ, जिम जाता हूँ और उसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं देश में या देश के बाहर जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि इतने लंबे साल तक मैं देश के बाहर रहा हूँ तो सभी देशों में मेरे मित्र भी हैं, तो उनके साथ समय गुजारना और वहाँ की चीज़ों से सीखना और उसके साथ साथ पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ जब भी मौका मिले। लेकिन आप जानते हैं अभी की जो राजनीति है और इस मशीन, इस डिवाइस के चलते बहुत कम समय ऐसा मिल पाता है कि आप शांत रूप से बैठकर कोई अच्छी किताब पढ़ पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समय निकालने। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का अनुभव आप बताएं। आप 5 साल करीब करीब रहे वहां पर, क्या अनुभव रहा? क्योंकि बाहर से जैसा दिखाई देता है, पार्टी के अंदर वैसा ही है, और जिस तरह का परफॉर्मेंस अभी रहा बीजेपी का, 2019 में 25 सीटें आई थी, 2024 में 21 सीटों पर सिमट गई। आने वाले समय में लगता नहीं है कि भाजपा कुछ अच्छे दौर में आएगी। इनकी जो चल रहा है वो हम लोग सब देख रहे हैं। तो अनुभव कैसा रहा है? कौन से नेता से आपके अच्छे संबंध रहे, या किनकी वजह से आपको थोड़ा अनुभव आपका खराब रहा? देखिए, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी में अभी क्या हो रहा है ये बिल्कुल उनका आंतरिक विषय है, उस पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसका जिक्र मैंने स्टेट लीडरशिप के सामने बहुत बार किया कि ये चीजें सही नहीं हो रही है। जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ चंद नेताओं की, जिनकी स्टेट लीडरशिप से ज्यादा करीबी जो रहे हैं, उनकी बातों में आकर अगर वैसे लोगों को किनारे किया जाए संगठन के कामों से, पार्टी के कामों से, तो इसका नुकसान होगा। लेकिन शायद स्टेट के जो लीडर्स हैं उनका ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि अभी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी लौटे, उन्होंने भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस ने चुनाव हराया है। तो मुझे नहीं पता किस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस था। जब लोकसभा के परिणामों का भी अगर ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात करें तो 12 से 9 में आ गए हैं, और वो भी अगर और थोड़ा समय मिल पाता और यूपीए के जो टिकट के वितरण थे अगर वो थोड़ा सही समय पर हो जाते तो संभव तो वो परिणाम और अलग होते। तो उनसे भी कोई सीख इन लोगों ने नहीं ली। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है भारतीय जनता पार्टी में स्टेट का लीडर है कौन, आखिर प्रदेश का नेतृत्व कौन कर रहा है, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया है। आपकी किन से बात होती थी जब आप अपनी बात रखते? मैं तो मेरे संबंध तो सबसे अच्छे रहे हैं, उनके संबंध मेरे से अच्छे नहीं है क्या? क्योंकि आपने जो इस्तीफा देते समय जो पत्र लिखा था बाबूलाल मरांडी को, जो प्रदेश अध्यक्ष है, तो आपने कहा कि मैंने कई बार आपसे बात करने की कोशिश की, संगठन महामंत्री जो कर्मवीर सिंह, उनसे मैंने कहा, लेकिन मेरी बातों को किसी ने सुना नहीं। लेकिन संभवतः मुझे लगता है इनके मापदंड अलग हैं। कौन अच्छा कार्य करता है, कौन जनता के लिए हमेशा काम करता है, जनता की सेवा में लगा रहता है, ये मापदंड इनके नहीं है। इनके कुछ और मापदंड है जहां ऐसे लोग फिट होते हैं जिन पर मर्डर से लेकर अन्य अपराधों का इल्जाम लगा हो, जिनकी छवि पहले से ही बहुत चेकर्ड छवि रही हो। शायद वैसे लोगों के जो मापदंड है ये इनको ज्यादा सूट करते हैं, जो आपने लोकसभा के टिकट वितरण में भी देखा और विधानसभा में भी जो परिणाम आए हैं। कुछ दिनों पहले तो टिकट बेचने खरीदने के भी आरोप लगे थे इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर। तो वही मैं पूछने जा रहा था, क्या पार्टी में पैसा भी चलता है? देखिए, मुझे तो किसी ने नहीं मांगा है,
लेकिन जो स्थितियां दिखती हैं इससे बहुत अलग नहीं है जो कहानी है। पार्टी के लोग ही कभी राडो घड़ी की चर्चा करते थे, कभी किसी थार जीप की चर्चा करते थे, कभी मनी की, कभी हनी की। चलिए अच्छा है उस समय मैंने थार की गाड़ी नहीं खरीदी और MS धोनी का सिग्नेचर नहीं किया, अन्यथा मेरे ऊपर भी कुछ आरोप लग सकते थे। नहीं, आप पर नहीं लगते क्योंकि आप टिकट बांटने वाले नहीं थे, आप तो टिकट चाहने वाले जी। तो ये तो बात हो गई भाजपा में आपके अनुभव की। तो इसके अलावा आप अभी क्या, जैसे अभी आपकी सरकार बन गई और बहुमत की सरकार है, इतना प्रचंड बहुमत हेमंत सोरेन को मिला है, और तो इस स्थिति में सरकार के सामने आगे क्या योजनाएं हैं, कुणाल सारंगी की आगे क्या योजनाएं, सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें किस तरह से, और खास करके युवाओं के लिए, क्योंकि आप देखिए अभी जो सबसे बड़ी चुनौती हम जिसे मानकर चल रहे हैं पार्टी के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर यहाँ कैसे उपलब्ध कराए जाएं और राजस्व को बढ़ाने की दिशा में और कौन से एवेन्यूज हैं जिसे खोला जा सकता है। झारखंड में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर उनके पोटेंशियल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सरकार को भारी राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। जैसे टूरिज्म है, जैसे माइनिंग को अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में माइनिंग को कराया जाए और एक न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसको इन्वॉल्व करते हुए कराया जाए, और सबसे बड़ी जो ताकत है झारखंड की, यहाँ के युवा पूरे देश में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में जाकर काम करते हैं और लीडरशिप पोजीशंस पर हैं, वैसे युवाओं को अगर स्टार्टअप्स के मौके दिए जाए, स्टार्टअप काउंसिल को बनाने की भी दिशा में मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि हमें अपना स्टेट स्टार्टअप काउंसिल बनाना चाहिए, इनोवेशन सेंटर को रिनोवेट करना चाहिए, ताकि जो नए आइडियाज़ लेकर युवा आ रहे हैं उनको यहीं पर हम वो माहौल दे पाए, वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ बनाए और यहाँ स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करें, उसके साथ साथ झारखंड को राजस्व की प्राप्ति हो, क्योंकि जो पैसा इकोनॉमी में इन्फ्यूज होगा उसका फायदा राज्य के लोगों को भी मिलेगा। सरकारी नौकरियां एक बड़ा मुद्दा रही है, चाहे किसी की भी सरकार हो, युवाओं को सरकारी नौकरी की इच्छा रहती है और हमेशा थोड़ा उनको लेकर चलता है। इस बार भी CGL की परीक्षा को लेकर चल रहा है, जिसकी जांच भी चल रही है मामला कोर्ट में। लेकिन JPSC की मेंस परीक्षा पिछले साल जुलाई महीने में उसका रिजल्ट अगस्त महीने में आना था, वो अभी तक नहीं आया है क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभी जैक की परीक्षा 7वीं 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होने वाली थी, वो टल गई क्योंकि अध्यक्ष सचिव की नियुक्ति नहीं हो पाई। इसमें क्या लगता है आपको कि सरकार के स्तर पर इसमें कितनी जल्दी दिखाई जानी चाहिए थी, ये आखिर देरी क्यों हो रही है? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि जो भी प्रक्रिया है उसे यथासंभव जितनी जल्दी हो सके पूरी करने की कोशिश की जा रही है और संभवतः बहुत जल्द आपको दोनों पदों पर जो पदाधिकारी पदस्थापित होने वाले हैं वो पदस्थापित होंगे और सारी परीक्षा। देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे JPSC हो JSSC हो, एक सिस्टम को, लेकिन जो इंटेंट है सरकार का इस बार एकदम स्पष्ट है, परीक्षाएं भी समय पर ली जाएंगी और सरकारी ही नहीं गैर सरकारी क्षेत्रों में भी जो रोजगार के अवसर है वो कैसे बेहतर तरीके से उनको उत्पन्न कराया जा सके, इस दिशा में सरकार बिल्कुल बहुत ही गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। जी, आपका बहुत शुक्रिया कुणाल जी। तो कुणाल जी, आप मेरे पहले पॉडकास्ट में आए और दर्शकों से रूबरू हुए, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार।